तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि किस तरीके से लुई 16 टैक्सेस इंक्रीज़ करने के लिए एस्टेट जनरल की मीटिंग बुलाता है, जो कि लास्ट टाइम 1614 में हुई थी और वो अब 1789 में होने वाली थी। तो पहले क्या होता था 1614 तक में क्या हुआ था कि हर एक एस्टेट की एक वोट काउंट होती थी, बट अब जो थर्ड एस्टेट के लोग थे वे चाहते थे कि हर एक मेंबर की एक वोट हो, जो कि लुई 16 को अच्छा नहीं लगा आइडिया, और लुई 16 जो है वो इससे अग्री नहीं करता है, जिस वजह से जो थर्ड एस्टेट के लोग होते हैं वो उस मीटिंग को छोड़कर चले जाते हैं, वॉकआउट कर लेते हैं। उसके बाद वे लोग हॉल ऑफ वर्सेलिस के टेनिस कोर्ट में जाकर मीटिंग करते हैं, जिसमें वे कहते हैं कि जब तक हम एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेते हैं तब तक हम यहाँ से नहीं हिलेंगे, और वो इसमें सफल भी होते हैं। अब उसके आगे का हम देखते हैं। अब जो मैन थे वे तो नेशनल असेंबली में बिज़ी हो गए थे कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने में, बट बाकी जो फ्रांस की जो सिचुएशन थी वो बहुत वर्सन थी, क्योंकि जब विंटर इतनी ज़्यादा हो रही थी उधर, जिसकी वजह से जो हार्वेस्ट है वो ख़राब हो गई थी, ब्रेड के प्राइसेस बढ़ गए थे, और जो बेकरी शॉप्स थी वे एक्सप्लॉइट कर रही थी लोगों को, किस तरीके से जो है वो होर्ड करके रख रही थी सामान को और हाई प्राइस पर सेल कर रही थी। अब जब वुमेन बेकरी शॉप्स पर ख़रीदारी करने जाती थी तो वो उन्हें बहुत टाइम तक लंबी लंबी लाइनों में खड़े रहना पड़ता था, जिसकी वजह से जो उनमें इतना गुस्सा भर गया कि वो एक दिन क्या करती हैं, बेकरी शॉप्स पर अटैक कर देती हैं। अब ये सब कुछ देखकर जो किंग होता है वो अपने ट्रूप्स को बोलता है कि तुम पेरिस की तरफ जाओ, बट 14 जुलाई को पूरी जो एजिटेटेड क्राउड था लोगों का वो बेस्टाइल जेल पर हमला कर देता है, और यही हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन 14 जुलाई 1789 का होता है। तो अब क्या होता है कि र्यूमर्स फैल जाती हैं कि जो लैंडलॉर्ड्स हैं उन्होंने कहा है कि अपने कुछ लोगों को भेजा है कि तुम जो है गांव गांव में जाके क्रॉप्स को ख़राब कर दो, डिस्ट्रॉय कर दो। तो ये एक र्यूमर जब फैल गई थी तो ये हवा की तरह फैल गई। अब लोग क्या थे, डर के मारे अब जो चिटक्स मतलब कि जो राजा जहाँ रहता था वो महल जो था उधर अटैक कर देते हैं। जो ग्रेन्स थे, होर्डेड ग्रेन्स वगैरह, होर्डेड ग्रेन्स और जो भी खाने का सामान था उसको लोग लूट लेते हैं, और जो भी टैक्स ड्यूज थे पहले के लोगों के वो सारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वे सब जला देते हैं। लार्ज नंबर ऑफ नोबल्स जो थे, अब बहुत सारे जितने भी नोबल्स थे, किंग्स वगैरह थे, किंग्स की फैमिलीज, वो अब माइग्रेट कर देती है नेबरिंग कंट्रीज़ में। ठीक है, अब लुई 16 को ये लगने लगा कि उसके साथ भी यही होगा जो बाकी किंग्स के साथ हो रहा है, उसे भी नेबरिंग कंट्री में भागना पड़ेगा। इसीलिए वो क्या करता है, नेशनल असेंबली को रिकग्निशन दे देता है, इसे एक्सेप्ट कर लेता है, और जो अब पावर्स होती हैं वो डिवाइड हो जाती हैं, एक किंग में और दूसरी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में। अब सारी पावर्स जो है वो सिर्फ किंग के पास नहीं रहने वाली थी। अब एक कॉन्स्टिट्यूशन बना दी गई थी जो किंग की पावर को चेक करती रहेगी। ठीक है, अब फिर क्या होता है कि 4 अगस्त को 1789 में ही नेशनल असेंबली एक डिग्री पास करती है जिसके थ्रू जो फ्यूडल सिस्टम होता है वो अबॉलिश कर दिया जाता है। मतलब कि जो थर्ड एस्टेट ही सिर्फ टैक्स पे करती थी, अब ऐसा नहीं होगा। अब थर्ड एस्टेट जो है वो टैक्स नहीं पे करेगी। टैक्स को एबॉलिश कर दिया था, टैक्स को भी हटा दिया गया था, और क्लर्जी जो स्पेशल प्रिविलेजेस लेती थी उन्हें भी हटा दिया गया, उनसे छीन लिया गया, और जो चर्च की जो लैंड थी उसे भी ले लिया गया था। ठीक है, और इसी सब की वजह से जो 2 बिलियन लेवर्स का गवर्नमेंट को फ़ायदा होता है। जो फ्रांस है वो किस तरीके से एक नए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना, तो 1791 में जब नेशनल असेंबली पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर लेती है, उसका मेन ऑब्जेक्ट यही था कि जो मोनार्क है उसकी पावर्स को लिमिट कर दिया जाए। अब वो जो सारी पावर थी वो सिर्फ मोनार्क के पास ना रहकर, सिर्फ एक पर्सन के पास ना रहकर, अब वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई थी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में। किस तरीके से वोटिंग होती थी ये हम देखते हैं। एक होते हैं एक्टिव सिटीजन्स जो वोट करते हैं, और एक होते हैं पैसिव सिटीजन्स जिन्हें वोट करना अलाउड नहीं होता है। एक्टिव सिटीजन्स में कौन आता है? एक्टिव सिटीजन्स में मैन आते हैं, और वो भी वो मैन जिनकी एज 25 ईयर्स से ज़्यादा है, और
प्लस वो टैक्स पे करते हैं एटलीस्ट 3 डेज़ लेबर वेज के बराबर, तभी वो एक्टिव सिटीजन्स होंगे। बाकी वुमेन हैं, चिल्ड्रन हैं, या फिर कोई यूथ है जिसकी एज 25 ईयर से कम है, वो पैसिव सिटीजन्स में आते हैं। पैसिव सिटीजन्स में अराउंड 3 मिलियन मैन आते हैं और टोटल 28 मिलियन में से 4 मिलियन ही ऐसे मैन हैं जो वोट कर सकते हैं। अब ये 4 मिलियन जो मैन थे जो एक्टिव सिटीजन्स थे, ये एक जज चुनते थे और एक ये 50,000 इलेक्टर्स चुनते थे वोटिंग के थ्रू। अब ये जो 50,000 इलेक्टर्स सेलेक्ट किए जाते थे वोटिंग के थ्रू, इन्हीं में से ही 745 मेंबर्स को नेशनल असेंबली में जगह मिलती थी। अब ये जो नेशनल असेंबली के 745 मेंबर्स होते थे, इनका काम क्या होता था, ये किंग पर ध्यान रखते थे कि वो कुछ गलत तो नहीं कर रहा, उस पर कंट्रोल रखते थे और साथ में मिनिस्टर्स पर भी कंट्रोल रखते थे। जो पावर थी वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव जो लॉ बनाती है, एग्जीक्यूटिव जो उन लॉज को एग्जीक्यूट करती है, और जुडिशरी जो ये देखती है कि वो लॉ ठीक से फॉलो हो रहे हैं या नहीं। इसमें यही लिखा हुआ है कि 1791 में जो पावर थी लॉज बनाने की, वो नेशनल असेंबली के पास चली जाती है, और जो कि लोगों ने इनडायरेक्टली इलेक्ट की थी। इनडायरेक्टली क्यों की थी? क्योंकि लोग तो जो है 5,000 जो हैं इलेक्टर्स को, 50,000 इलेक्टर्स को चूज़ कर रहे थे, और वे 50,000 इलेक्टर्स वे जा कर के 745 मेंबर्स को चूज़ करते थे। ठीक है, इसमें यही लिखा है बाकी कि 25 ईयर से ज़्यादा एज, 3 डेज़ लेबर वेज होनी का टैक्स पे करते हैं तो तभी वो हैं और मेन हैं, और तभी वो एक्टिव सिटीज़न है। अदरवाइज़ जो बाकी के लोग होते थे वे पैसिव सिटीजन्स होते थे। रिमेनिंग मैन एंड ऑल वुमेन वे पैसिव सिटीजन्स होते थे। और अगर आपको वो जो 50,000 इलेक्टर्स में से नेशनल असेंबली का मेंबर बनना है तो उसके लिए भी आपको ऐसा होना चाहिए कि आप और ज़्यादा टैक्स पेयर हो। ठीक है, जितना ज़्यादा टैक्स पे करोगे उतना ही नेक्स्ट लेवल तक पहुंचते रहोगे। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन था इट बिगन विद द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें क्या था, राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स जो थे वो डिक्लेयर किए गए थे। मतलब कि राइट टू लाइफ जो है, राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच, कुछ भी बोल पाने की फ्रीडम होनी चाहिए, ओपिनियन अपना फ्रीली रख पाएँ, ओपिनियन फ्रीली रख पाएँ, ये फ्रीडम होनी चाहिए, और लॉ के सामने सब इक्वल होने चाहिए। तो ये जो राइट्स थे, राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन और इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये चारों नेचुरल और इनएलिएनेबल राइट्स कर दिए गए। और इन जो राइट्स थे ये जो हैं बाय बर्थ थे, इनको कोई भी छीन नहीं सकता था सिटीजन्स से। एंड ये स्टेट की ड्यूटी थी टू प्रोटेक्ट ईच सिटीजन्स नेचुरल राइट्स। ठीक है।